नमस्कार दोस्तों, नयन आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। जो हम आधुनिक भारत की सीरीज चालू किए थे यूपीपीएससी यूपीपीसीएस के लिए, उसी संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे 1885 से 1905 के बीच का कांग्रेस का क्या रुख रहा, कांग्रेस में कौन से नेतृत्व हावी रहा, क्या रहा। तो हम देखें तो 1885 से 1905 के बीच में कि कांग्रेस के दौर को नरम दल कहा जाता है, या इसी को हम कहें उदारवादी कहा जाता है, उदारवादी चरण कहा जाता है इसको। तो बेसिकली आता है कि उदारवादी चरण है क्या, क्या क्या इनके काम रहे, इनके लीडर कौन कौन से रहे। तो अगर हम बात करें उदारवादी नेताओं की, यह चरण जो रहा 1885 से 1905 के बीच का, कहा जाता है कि इनका तरीका था, ये बेसिकली प्रार्थना, याचिका पे विश्वास करते थे। इनका ये मानना था कि ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश राजा है, क्राउन जो राजा है वो अच्छा है, या इसको कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार सही है अगर हम अपनी बात वहां तक पहुंचा दें। तो भारत की समस्या सभी दूर हो सकती है। अर्थात ये ब्रिटिश न्याय में विश्वास करते थे। मतलब इनका मानना था कि अगर हम अपनी बात ब्रिटिश क्राउन तक, इंग्लैंड तक अपनी बात को पहुंचा दें, भारत की समस्याओं को वहां तक पहुंचा दें, तो हमारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस विचारधारा के लोग थे। ये प्रार्थना पत्र देना, याचिका देना, मतलब प्रेयर और पिटीशन में बिलीव करते थे लोग। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संवैधानिक तरीकों से सुधार चाहते थे। ये इनका पूरा का पूरा थीम था। मतलब प्रेयर और पिटीशन पे बल देना, अपनी बातों को ब्रिटेन की जनता तक सही तरीके से पहुंचा दें, तो इनका मानना था कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस सेंस में ये काम करने वाले लोग थे। और इसी संदर्भ में हम इनको देखेंगे। अगर हम कांग्रेस का पहला चरण देखें, कांग्रेस के इस पहले चरण में अगर हम बात करें, अगर हम देखें कांग्रेस के इस पहले चरण में, तो ये देखा जाता है कि अगर हम इस तरीके से देखें कि 3 लोग हैं। यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन है जो इंग्लैंड में है, ब्रिटेन का राजा। भारत में है वाइसराय, और यहाँ है भारत की जनता। उदारवादियों का ये मानना था कि ब्रिटेन क्राउन तक अगर यहाँ तक हम अपनी बात प्रार्थना और याचिका के द्वारा संवैधानिक तरीकों से यहाँ पे हम पहुँचा दें, तो जो समस्या पैदा हो रही है वाइसराय के द्वारा पैदा हो रही है, तो भारत की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस संदर्भ को मानने वाले थे नरम दल के लोग। और याद रखिएगा, इसी के लिए अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में जो कांग्रेस कमेटी थी लंदन में जो थी, उसने वहाँ पे भारतीय समस्याओं को बताने के लिए, यहाँ की प्रॉब्लम को उजागर करने के लिए इंडिया नामक मैगजीन भी निकाली थी, इंडिया नामक पत्रिका भी निकली थी, पत्रिका भी निकाली गई थी। मतलब इनका ये था कि वहाँ के जनमत को प्रभावित किया जाए, इसके लिए वहाँ पे कमेटी बना के वहाँ पे मैगजीन निकाली गई कि भारतीय मामलों से अवगत कराया जाए, जिसका प्रभाव पड़े। और इसका प्रभाव भी देखते हैं कि 1892 के सुधार में दिखाई भी देता है। इनकी मांगों को, जो इनकी मांगें थी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाई जाए। अगर बात करें प्रशासनिक खर्च को कम किया जाए। इसके अलावा हम बात करें तो कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की जो भी नीतियां थी सोशलवादी, उनको ख़त्म किया जाए, भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाए। ये सभी की ऐसी सामान्य मांगे थी। मतलब ये रिफॉर्म की बात कर रहे थे, क्रमिक सुधार किया जाए और भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा सके। ये था इनका तरीका। अब आता है कि इनके लीडर कौन कौन से थे।
इनका ये सिद्धांत था। इस सिद्धांत के काम करने वाले लोग को नरम दल कहा जाता है। मतलब ये ब्रिटिश शासन में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि अगर हमारी बात लंदन तक, ग्राउंड तक सही तरीके से पहुंच जाए तो भारतीय समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसीलिए इनका तरीका था प्रार्थना, याचिका, पिटीशन, प्रेयर, इन चीज़ों पे बिलीव करते थे। इनमें अगर देखें तो इनके नेता में देखें तो दादा भाई नौरोजी, इनको कहा जाता है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, भारत के पितामह कहे जाते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, पितामह कहे जाते हैं। अगर दूसरी बात करें हम इनके बारे में तो ये ब्रिटेन में सांसद भी रहे, फिन्सबरी से सांसद भी रहे 1892 में लिबरल पार्टी की तरफ से। ये ब्रिटेन में उदारवादी दल की तरफ से सांसद भी रहे। तीसरा बात करें तो इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। याद रखिएगा, भारत के पितामह कहे जाते हैं, उदारवादी दल की तरफ से सांसद भी रहे और इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी कहा जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी कहे जाते हैं। इन्होंने ही बताया कि भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है, उसके बदले भारत को कुछ मिल नहीं रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेजों की आर्थिक उपनिवेश की आर्थिक अवधारणा को उजागर किया इन्होंने। आर्थिक अवधारणा को उजागर किया। भारत के पितामह कहे जाते हैं, उदारवादी दल की तरफ से सांसद रहे, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया और उपनिवेश की आर्थिक अवधारणा को उजागर किया। अभी तक अंग्रेज कहते थे कि हम माई बाप हैं आपके। इन्होंने बताया कि भारत की गरीबी का कारण क्या है, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ, मतलब अंग्रेजों के आर्थिक चरित्र को उजागर करने वाले हैं दादा भाई नौरोजी। और इसके बाद याद रखिएगा, इनकी एक किताब है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अनब्रिटिश मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि अनब्रिटिश का मतलब है कि ब्रिटेन में जो ब्रिटेन का तरीका है वो भारत में नहीं है। मतलब भारत का अनब्रिटिश, भारत में अंग्रेजी प्रशासन अनब्रिटिश चेहरे को लेके है। मतलब यहाँ शोषणवादी तरीके को अपनाया जा रहा है और इस किताब को इन्होंने लिखा था। इनकी फेमस बुक रही पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ द इंडिया। 1906 में याद रखिएगा, ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, 3 बार अध्यक्ष बने। उसमें 6 में जब इन्होंने अध्यक्ष बना उसी समय कांग्रेस के मंच से स्वराज को शब्द का वर्णन किया गया। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जहां स्वराज शब्द को कांग्रेस से मंच से व्याख्यायित किया गया। ये था आपका उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी थे। इसके बाद अगर हम बात करें कलकत्ता अधिवेशन, याद रखिएगा बहुत बार पूछा जाता है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, इन शब्दों का वर्णन और राष्ट्रीय शिक्षा, इनका वर्णन, इन शब्दों के बारे में वर्णन किया जाता है। इन स्वराज शब्द की व्याख्या सबसे पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। इसके बाद उदारवादी नेता थे अगर हम बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जो इंडियन एसोसिएशन के थ्रू जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके अलावा आनंद मोहन बोस,
गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा गांधी के राजनीतिक गुरु बने ये गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। याद रखिएगा ये महादेव गोविंद रानडे के शिष्य हैं ये। के शिष्य हैं। इन्होंने भारत सेवक समाज नामक संस्था बनाई। इंडिया सर्वेंट सोसाइटी कहा जाता है, भारत सेवक समाज नामक संस्था बनाई। और याद रखिएगा व्यय की समीक्षा के लिए बेल्बी आयोग के सामने ये प्रस्तुत हुए थे। के सामने प्रस्तुत हुए थे। ये था गोपाल कृष्ण गोखले। ये सब उदारवादी नेता हैं। कई बार पूछा जाता है कि उदारवादी नेताओं के बारे में बताइए। ये गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, सूर्यनाथ बनर्जी। इसके अलावा आपके नेता हैं बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। तो इस तरीके से ये सभी लोग उदारवादी नेता रहे जो 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस की कह सकते हैं कि इस पहले चरण में ये हावी रहे। नीतिगत रूप से ये बड़े नेता रहे। अगर हम इनकी बात करें कि उदारवादियों की पॉजिटिव पॉइंट क्या रहा, तो याद रखिएगा इनकी सफलता का इन्होंने क्या दिया। सबसे पहली बात इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का एक आधार दिया। राष्ट्रीय एकता स्थापित की, एक समान कार्यक्रम बनवाए, शुरुआत में राष्ट्रीय आंदोलन को एक आधार दिया। राष्ट्रीय आंदोलन को एक आधार दिया। याद रखिएगा राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई, एक समान कार्यक्रम बनवाए इन्होंने स्थापित। शुरू में जब कह सकते हैं कि कई प्रकार की समस्याएं थी, उस समय एक समान कार्यक्रम बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा। राष्ट्रीय आंदोलन को एक आधार दिए जिस पे आगे चल के राष्ट्रीय आंदोलन और मजबूत हुआ। इसके अलावा इन्होंने उपनिवेश की आर्थिक चरित्र को उजागर किया। उपनिवेश के आर्थिक चरित्र को उजागर किया, चरित्र को उजागर किया। उपनिवेश के आर्थिक चरित्र को उजागर किया। आपको बताया कि सबसे इन्होंने बताया, जो अंग्रेज कहते थे कि हम आपके विकास के लिए काम कर रहे हैं, इन्होंने पहली बार बताया कि भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है, भारतीयों का शोषण हो रहा है। इन मामलों को सबसे पहली बार उठाने वाले ही हैं, जिसका आगे गांधी जी अपने आंदोलनों में प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन लोगों ने शुरुआत में एक आधार ऐसा दिया, अगर शुरू में ही ये विरोध करते, अगर कहा जाता है कि शुरू में ही अगर ये लोग विरोध करते तो क्या होता कि ये एकता एक आधार स्थापित ही नहीं हो पाता और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू में ही कमज़ोर हो जाता। तो शुरू में इन लोगों ने अपनी नीतियों के द्वारा एक तरीके से, और इन्हीं का प्रभाव में देखें तो 1892 का जो अधिनियम आया उसमें कहीं न कहीं इनका प्रभाव दिखाई देता है। 1892 के अधिनियम में अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचन की प्रक्रिया चालू हुई। इसके अलावा विधान सब पर जो काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की विधायी काउंसिल थी, उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो कहीं न कहीं जो 1892 का सुधार दिखाई देता है, ये कहीं न कहीं इनकी नीतियों का प्रभाव था। लेकिन अगर देखा जाए तो इस समय, एक समय के बाद इस प्रकार की राजनीति क्या हो जाती है, अप्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि ये पता था कि जो क्राउन का प्रतिनिधि है वायसराय, तो वायसराय वही काम करेगा जो क्राउन चाहता है। तो ऐसे में धीरे धीरे क्या हुआ, एक नए तरह की राजनीति की डिमांड होने लगी, जिसको गरम दल पूरा करता है, जिसमें कहते हैं त्रिमूर्ति थे, लाल, बाल, पाल। तो इनकी कमियां अगर देखें, ये तो पॉजिटिव पॉइंट रहा। इनकी कमी की अगर बात करें तो कहा जाता है कि ये लोग
पढ़े लिखे वर्ग के, बहुत हाई क्लास के लोग थे, एलीट क्लास के लोग थे। कोई बहुत बड़ा व्यापारी था, कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं कि पत्रकार था। अपने अपने पेशे में ये लोग बहुत बड़े लोग थे। तो ये सबसे बड़ी समस्या ये रही कि ये साल में एक बार मिलते थे। और फिर अपने अपने क्षेत्र में काम करते थे। इसीलिए इनकी आलोचना कहा जाता है कि मेढक की तरह एक बार बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। तो होता क्या था कि ये साल भर आम जनता से जुड़ने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बना पाया। साल में एक बार मिलते थे। अतः क्या होता था कि आम जनता से जुड़ने का कोई कार्यक्रम स्थापित नहीं कर पाए। कोई वर्किंग कमेटी नहीं बना पाया जो साल भर काम करे। ये इनकी एक बहुत बड़ी समस्या रही। दूसरी अगर प्रॉब्लम की हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि इनके ऊपर आरोप लगता है कि भीख मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब प्रार्थना, इसको कहा जाता है कि भीख मांगने या याचिका से कुछ मिलने वाला नहीं, याचना करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, ये समझ में आ गया कि एक लेवल के बाद इस तरीके से कुछ नहीं किया जा सकता। और एक बार मिलते थे, कोई वर्किंग कमेटी नहीं थी, आम जनता से जुड़ नहीं पाए। कहा जाए तो अगर आम जनता से जुड़ नहीं पाए लोग, तो ये इनकी कमियां रही। लेकिन अगर देखा जाए तो इन्होंने आधार दिया और इसी आधार पे आगे चल के कहते हैं कि गरम दल ने जो 1990 के बाद धीरे धीरे अपने अस्तित्व बढ़ाने लगे और 1905 में चल के देखते हैं कि लाल बाल पाल का एक अस्तित्व बन जाता है और स्वदेशी आंदोलन में दिखाई देता है। और यही दोनों दल में, नरम दल गरम दल के बीच विवाद जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। दोस्तों अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे गरम दल कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ, क्या हुआ और इनके बीच का मतभेद क्या रहा। तब तक के लिए नमस्कार।